आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 209 पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ी लंबी गज़ल है तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसके शेरों को पढ़ेंगे, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। तुम ही कहो जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं। न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं। मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कहिए। वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे। वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे। निगाहे नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। नहीं जरी आए राहत जराहते पैकां। नहीं जरी आए राहत जराहते पैकां। वो जख्म तेग है जिसको कि दिल कुशा कहिए। जो मुद्दई बने उसके न मुद्दई बनिए। जो मुद्दई बने उसके न मुद्दई बनिए। जो ना सज़ा कहे उसको न ना सज़ा कहिए। कहीं हकीकते जाँ का ही ये मरज़ लिखिए। कहीं हकीकते जाँ का ही ये मरज़ लिखिए। कहीं मुसीबते ना साजिए दवा कहिए। न रहे जान तो कातिल को खूं बहा दीजिए। न रहे जान तो कातिल को खूं बहा दीजिए। कटे ज़बान तो खंजर को मरहबा कहिए। नहीं निगार को उल्फत न हो निगार तो है। नहीं निगार को उल्फत न हो निगार तो है। रवानी रविश व मस्ती अदा कहिए। नहीं बहार को फुर्सत न हो बहार तो है। नहीं बहार को फुर्सत न हो बहार तो है। तरावटे चमन और खूबिए हवा कहिए। सफ़ीना जब किनारे पे आ लगा गालिब। सफ़ीना जब किनारे पे आ लगा गालिब। खुदा से क्या सितम और जौर ना खुदा कहिए। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। तुम ही कहो जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। मुद्दा का मतलब है मकसद, पर्पस, गोल। जिस मकसद से आप बात कह रहे हैं या जो बात आप कहना चाहते हैं, या पॉइंट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो एक बार फिर एक जालिम महबूब के रवैये को यहाँ पे बयान किया गया है। वो आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाता है और आशिक से शायद एक्सपेक्टेशन ये है कि वो चुपचाप जुल्म सहे। लेकिन अगर आशिक चुप बैठा रहता है तो महबूब उसको बेवकूफ़ समझता है, शायद कहता है कि तुम चुपचाप क्यों हमेशा बैठे रहते हो। लेकिन और आशिक के दिल के अंदर ये तमन्ना भी है कि वो उसको मौका मिले तो वो महबूब के सामने अपना दुख दर्द बयान करे, अपने दिल का हाल उसको सुना दे। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आशिक का नसीब चमका है, उसको अपने महबूब के सामने जाने का मौका मिला है, अपने दिल का हाल बयान करने का मौका मिला है। लेकिन महबूब एक बार फिर उसका रवैया तो एक जालिम इंसान का ही है। जैसे ही आशिक ने अपने दिल का हाल बयान करना शुरू किया तो महबूब ने उसको टोक दिया। महबूब हमेशा उसको टोक देता है, उसके दिल का हाल वो नहीं सुनता। ऊपर से दुख दर्द भी बहुत ज़्यादा है आशिक के, तो शायद उस जो वो बात कहना चाहता है वो लंबी है और महबूब उसको बीच में ही टोक देता है और कहता है कि अपना मुद्दा बयान करो, मुझसे क्या चाहते हो, कम टू द पॉइंट। या तो आशिक को टोक दिया गया तो आशिक कहता है कि अगर इसी तरह से तुम मुझे टोक दोगे या तो फिर मैं तुम्हें अपने दिल का हाल कैसे सुनाऊंगा। या तो अगर मैं कहूँ तो मुश्किल, अगर मैं ना कहूँ तो मुश्किल। तो आशिक बेचारा बड़ी मुसीबत में है। तो कहता है कि कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। तो कहता है आशिक कि जो मैं अपने दिल का हाल कहता हूँ, तुम्हारे सामने बयान करता हूँ, तो तुम मुझे टोक के कहते हो कि अपना मुद्दा कहो या कम टू द पॉइंट। तो मैं अपना मुद्दा ही तो बयान कर रहा हूँ, यही तो मेरा मुद्दा है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। तुम सुनते नहीं और ऊपर से मुझे टोक के कहते हो कि बताओ तुम्हारा मकसद क्या है, मुद्दा क्या है। या और मेरे सामने ये दुखड़ा क्यों रो रहे हो, कम टू द पॉइंट। या कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए। तुम ही कहो जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। तो फिर आशिक कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही आगे से बात करोगे या ऐसा ही तुम्हारा रवैया रहेगा, तुम मुझे टोकते रहोगे, डांटते रहोगे, तो फिर मैं तुम्हें क्या कह पाऊँगा, मैं अपने दिल का हाल तुमसे कैसे बयान कर पाऊँगा, नहीं बयान कर पाऊँगा।
तो हाल कहूँ तो मुश्किल है, ना कहूँ तो मुसीबत है, तो मैं क्या करूँ। शिकायत का रंग है महबूब के सामने, फ्रस्ट्रेशन वो एक्सप्रेस कर रहा है आशिक। और कोशिश कर कर के शायद थक चुका है, पहले भी शायद उसके साथ ऐसा हो चुका है। तो कहता है कि अगर मैं आता हूँ हिम्मत जुटा के तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल बयान करने की कोशिश करता हूँ, तुम आगे से मुझे टोक देते हो और कहते हो कि मुद्दा क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, मुझसे क्या चाहते हो। या तो फिर मैं बात करूं तो कैसे करूं, या और फिर मैं चुप रहूं तो शायद उससे भी तुम खुश नहीं हो। तो और दूसरा ये कि ऐसा नहीं कि तुमको मेरे दिल का हाल पता नहीं है, फिर भी तुम कहते हो कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मुद्दा क्या है। और ऑब्वियसली आशिक को यहाँ पे इंटरप्ट किया जा रहा है, जो कि काफ़ी रूड बिहेवियर है। तो उसको कहा जाता है कि सीधा पॉइंट पे आओ, मुद्दा बयान करो। और आशिक बेचारा फ्रस्ट्रेटेड है, खफा है, और वो महबूब के सामने अपनी शिकायत कर रहा है। तो महबूब के जुल्म, उसका कड़वा स्वभाव, उसका एरोगेंस से भरा हुआ रवैया, और ऑब्वियसली आशिक के दुख दर्द इस गज़ल का थीम है। और वो बेचारा शिकायत कर रहा है कि जब भी मैं अपने दिल का हाल बयान करने लगता हूँ तो तुम टोक के कहते हो कि मुद्दा बताओ, या और फिर अगर तुम ऐसा ही तुम्हारा रवैया रहा, तुम आगे से ऐसे ही जवाब देते रहोगे, मुझे टोकते रहोगे, तो फिर मैं क्या कह पाऊँगा, कैसे अपने दिल का हाल बयान कर पाऊँगा। कहूँ जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम ही कहो जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। अगला शेर है कि न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं, मुझे तो खू है कि जो मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कहिए। न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं, मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कहिए। तान का मतलब है ताना, टॉन्ट, मजाक हो सकता है। सितमगर, जुल्म सितम ढाने वाला, टायरेंट, यहाँ पे महबूब को सितमगर बोला गया है। खू का मतलब है आदत, हैबिट। बजा कहिए ये एक्सप्रेशन है कि जी हजूर आप ठीक कहते हैं, आप बजा फरमाते हैं, या किसी के साथ एग्री करना। तो बड़ा मज़ेदार शेर है। महबूब सितमगर है, आशिक के ऊपर जुल्म सितम ढाता है, लेकिन अगर कोई उसको सितमगर बोल दे तो फिर वो आगे से नाराज़ हो जाता है। या खुद वो मजाक मजाक में अपने आप को सितमगर बोल दे तो ठीक है, लेकिन अगर आशिक या कोई दूसरा महबूब को सितमगर बोल दे तो महबूब नाराज़ हो जाता है, और फिर शायद नाराज़ होकर आशिक के ऊपर और जुल्म सितम वो ढाता है। और दूसरी बात ये कि आशिक कहता है कि मेरी तो आदत है कि मैं, तुम कुछ भी कहोगे तो मैं आगे से कहूँगा बजा कहिए। या तो वो सच्चा आशिक है, वो सच्चे आशिक का फ़र्ज़ निभाता है, और महबूब की हर बात से वो एग्री करता है। महबूब कुछ भी कहे, चाहे गलत भी बोले, तो आशिक आगे से कहता है जी हजूर आप सही फरमाते हैं। या और सिचुएशन ऐसी लगती है कि जैसे महबूब ने आशिक को ताना मारने की टोन में या मजाक मजाक में महबूब ने कहा है कि हाँ हम सितमगर हैं। या और आशिक बेचारा अपनी आदत से मजबूर आगे से कह बैठा जी हजूर आप ठीक कहते हैं, या मैं मानता हूँ कि आप सितमगर हैं, आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। या और ये बात सुन के महबूब को गुस्सा आ गया है। या और आशिक कहता है कि आगे से फिर ऐसा मत करना। या तो मेरा क्या कसूर है, मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ, तुम जो कहो मैं उसको सही ही बयान करता हूँ। तो तुमने कहा कि हम सितमगर हैं, तो मैंने कहा आप बजा फरमाते हैं। या तो न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं। तो आशिक कहता है कि ए महबूब, कभी ताना मार के मजाक मजाक में भी ये बात फिर मत कहना कि हम सितमगर हैं, अपने आप को सितमगर मत बोलना, क्योंकि मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कहिए। तो मुझे तो आदत है कि जो तुम कहोगे मैं आगे से कह देता हूँ कि हाँ जी हजूर आप ठीक ही कहते हैं। या तो तुमने कहा हम सितमगर हैं, तो मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं तुमसे डिसएग्री नहीं कर सकता। या तो इसलिए मैंने कह दिया जी हजूर आप ठीक कहते हैं, अगर आप अपने आप को सितमगर कहते हैं तो आप सितमगर ही हैं। या और देखो तुम गुस्सा हो गए और आप मेरे ऊपर और जुल्म सितम ढा रहे हो। अपने आप को एक डिफेंड करने का रंग भी है कि मेरी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। और तुम ऐसी बात मजाक में भी, ताने की टोन में भी फिर कभी ना कहना। अगर तुम ये नहीं सुनना चाहते कि तुम सितमगर हो तो फिर ये बात तुम बोलो ही मत। या और महबूब के साथ मजाक करने का रंग भी है, तो मजाक मजाक में आशिक ने उसको सितमगर कह ही दिया। या तो ये रंग भी इस शेर के अंदर है। तो कहते हैं कि न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं, मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कही। ऐसा भी हो सकता है कि आशिक उसको सितमगर बोल के बातों बातों में उसको सितमगर बोल के मुस्कुरा रहा है। या ऑब्वियसली उसको महबूब के जुल्म सितम भी पसंद है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरा क्या कसूर है, तुमने कहा कि तुम सितमगर हो, तो मैंने कहा
मेरी तो आदत है, मैं तो मान गया। मैंने कहा जी आप सितमगर हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं कहूँ या, तो फिर कभी मजाक में भी अपने आप को सितमगर ना बोलना। न कहियो तान से फिर तुम कि हम सितमगर हैं, मुझे तो खू है कि जो कुछ कहो बजा कहिए। वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, निगाहे नाज को फिर क्यों ना आशना कही। नेश्तर कोई नोकीला औजार, तीर हो सकता है। निगाह नाज महबूब की निगाह, नाज नखरों से अदाओं से भरी हुई निगाह। आशना दोस्त को कहते हैं, कोई जाना पहचाना दोस्त। तो शेर है कि वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, निगाहे नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। तो शेर की बैकग्राउंड में दो तीन बातें हैं। महबूब की निगाह नाज को अक्सर किसी नुकीले तीर से या नश्तर से कंपेयर किया जाता है। वो आशिक के ऊपर ऐसा असर करती है, महबूब जब आशिक की तरफ देखता है तो उसकी निगाह तीर बन के उसकी तरफ आती है, उसके दिल को चीरती हुई चले जाती है, या तो तीर की तरह वो उसके दिल में उतर जाती है, आशिक के दिल में। या तो जैसे एक नश्तर एक कोई नुकीला तीर काटता हुआ जाता है, उसी तरह महबूब की निगाह आशिक के दिल को काटती हुई उसके दिल तक उतर जाती है, दिल और जिगर तक उतर जाती है। और दूसरी बात, सिंबॉलिकली एक दोस्त का भी ये काम है कि वो आपके दिल में उतर जाता है, वो आपके दिल में बस जाता है। तो नश्तर काटता हुआ आपके दिल में उतरता है, और एक दोस्त अपने प्यार से अपने लगाव से आपके दिल में उतर जाता है, आपके दिल में बस जाता है। और तीसरी बात ये कि आशिक चाहता है कि महबूब तवज्जो भरी निगाह से उसको देखे और निगाह का तीर उसकी तरफ चलाए, वो तीर जो कि उसके शरीर को काटता हुआ उसके दिल को ज़ख्मी करता हुआ दिल तक उतर जाए, दिल में बस जाए। या तो ही वेलकम्स दिस एरो। तो तीनों इमेजेस को यहाँ पे गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरती से ब्लेंड किया है, और आशिक की और महबूब की निगाह नाज की तारीफ़ भी की गई है, उस नश्तर को यहाँ पे डिफेंड भी किया गया है। तो मानो ऐसा लगता है कि किसी ने कहा है कि महबूब की निगाह तो एक नश्तर है, वो दिल को ज़ख्मी करती है, तुम्हें उससे इतना लगाव क्यों है। आशिक से यह सवाल पूछा गया है, और वो आगे से आशिक कहता है कि यू नो आशिक से ये पूछा गया कि तुम उसको दोस्त की तरह प्यार क्यों करते हो, या तुम्हें महबूब की निगाह के तीर से प्यार क्यों है। तो आशिक कहता है वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, कि मैंने माना कि महबूब की निगाह एक नश्तर है, एक नुकीला तीर है, मगर जब वो दिल में उतर जाए, या जब वो दिल में उतर ही गया है, तो निगाह नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। तो फिर महबूब की निगाह और नाज नखरों से भरी निगाह को हम क्यों ना आशना, दिल में बसने वाला जाना पहचाना दोस्त क्यों ना कहें, क्यों ना हम उसको एक दोस्त समझें। या तो जैसे कि एक आशना, एक दोस्त दिल में बस जाता है, दिल में उतर जाता है, वैसे ही निगाह नाज भी दिल में उतर गई है। या तो फिर इनमें फ़र्क क्या है। या तो खूबसूरत अंदाज में महबूब की निगाह नाज की तारीफ़ आशिक कर रहा है, उसकी खूबियों को बयान कर रहा है, और उसके काम को एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश यहाँ पे आशिक कर रहा है। तो सच्चा आशिक है, उसका फ़र्ज़ है कि वो हमेशा महबूब को डिफेंड ही करता है। या तो अब जो उस महबूब की निगाह है वो उसके दिल को काटती हुई दिल तक उतरी है, या लेकिन फिर भी वो उस निगाह नाज को डिफेंड कर रहा है। एंड ऑब्वियसली महबूब के दिए हुए ज़ख्म आशिक को पसंद है, उसको दर्द की लज्जत मिलती है। तो कहता है कि माना कि वो दिल को काटती हुई मेरे दिल में उतरी है महबूब की निगाह, लेकिन दिल में तो उतर गई है, कि जैसे कि एक दोस्त दिल में उतर जाता है, दिल में बस जाता है, उसी तरह निगाह नाज भी दिल तक उतर गई है, दिल में बस गई है। तो फिर मैं उसको दोस्त क्यों ना समझूं। या तो ही इज़ ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ ए नेगेटिव सिचुएशन। और दूसरा एक बेबसी का रंग भी है, या कि अब वो दिल तक उतर ही गई है निगाह, तो वाई नॉट मेक द बेस्ट ऑफ द नेगेटिव सिचुएशन। तो उसके बस में नहीं है, करे तो क्या करे। निगाह नाज का असर ही ऐसा है कि आशिक का बस नहीं चलता, वो उसकी काटती हुई उसके दिल तक उतर ही जाती है। या तो कहता है आशिक कि अब जब ऐसा हो ही गया है, निगाह नाज मेरे का नश्तर मेरे दिल में बस ही गया है, तो फिर मैं क्यों उससे प्यार ना करूं। या वाई डोंट आई ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। एंड ऑब्वियसली रंग इसके पीछे ये है कि उसको पसंद है महबूब की निगाह के तीर, उसको पसंद है उन तीरों का दिया हुआ ज़ख्म, उसको पसंद है। या तो ऑब्वियसली महबूब की निगाह गहरा असर आशिक के दिल पे कर रही है,
एंड ही वेलकम्स दैट। तो कहते हैं कि वो नेश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, निगाहे नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। नहीं जरी आए राहत जराहते पैका, वो ज़ख्म तेग है जिसको कि दिल कुशा कहिए। ज़रिया राहत, आराम का, राहत का कारण या साधन, मीन्स और कॉज ऑफ ईज़ और रिलीफ। पैका कहते हैं तीर का जो नोकीला सिरा होता है, एरो हेड, या तीर को भी कह सकते हैं। जराहत कहते हैं ज़ख्म को, जराहत पैका तीर का दिया हुआ ज़ख्म। ज़ख्म तेग, तेग कहते हैं तलवार को, तो ज़ख्म तेग का मतलब है तलवार का दिया हुआ ज़ख्म। दिल कुशा, बंद दिल को खोल देने वाला, या तो कोई ऐसी चीज़ जो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में दिल को फाड़ के खोल दे, या तो गालिब साहब की शायरी में हम दूसरी जगह ये इमेजरी देख चुके हैं कि जब दिल बहुत दुखी होता है तो वो बंद हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या और कोई चीज़ अगर उसको आके खोल दे या फाड़ के खोल दे, ज़ख्म दे के खोल दे, तो खुलने की वजह से दिल को आराम पहुंचता है। ये इमेजरी यहाँ पे भी इस्तेमाल की गई है। तो शेर है कि नहीं ज़री आए राहत जराहत पैका, वो ज़ख्म तेग है जिसको कि दिल कुशा कही। तो आशिक को दर्द की लज्जत चाहिए, भरपूर चाहिए। वो इस इश्क में दिल पे ज़ख्म खाना चाहता है, ये ज़ख्म उसको मिलते रहें, भरपूर दर्द की लज्जत मिलती रहे, यही बस उसको ज़िंदगी में चाहिए, है। और आम लोगों को ज़ख्मों से दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आशिक को इसी दर्द से लज्जत मिलती है और इसी दर्द से उसको राहत मिलती है, या तो ज़ख्मों के दर्द से ही उसको राहत मिलती है, या तो जितना बड़ा या गहरा ज़ख्म होगा उतनी ज़्यादा दर्द की लज्जत होगी और उतनी ज़्यादा राहत उसको पहुँचेगी। और छोटे मोटे ज़ख्म से अब उसकी बात नहीं बनती, तो यहाँ पे उसको बड़ा ज़ख्म चाहिए। तो कहता है कि नहीं ज़री आए राहत जराहत पैका, कि तीर का दिया हुआ ज़ख्म मेरे लिए राहत का ज़रिया नहीं है। एक तीर के ज़ख्म से मेरे दिल को अब राहत नहीं मिलती, मुझे बड़ा ज़ख्म चाहिए। नहीं ज़री आए राहत जराहत पैका, वो ज़ख्म तेग है जिसको कि दिल कुशा कहिए। या कि हमारे लिए ज़रिया राहत, राहत का ज़रिया एक तलवार का ज़ख्म है, या ज़ख्म हो सकता है कि जो दिल को चीर के फाड़ के खोल दे, या तो तलवार का ज़ख्म तीर के ज़ख्म से बड़ा और गहरा होता है, तलवार की धार बड़ी होती है। तो वो कहता है कि तीर का ज़ख्म अब काफ़ी नहीं है, तीर के ज़ख्म से मेरे दिल को राहत नहीं मिलती, मुझे महबूब की तलवार का दिया हुआ ज़ख्म चाहिए जो मेरे दिल को पूरी तरह से फाड़ के खोल दे, उससे फिर मेरे दिल को राहत पहुँचेगी। और ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा दूसरी जगह पे तंगी दिल का जिक्र आया है, तो शायद उसका दिल दुख दर्द की वजह से तंग हो गया है और वो चाहता है कि महबूब अपनी तलवार लेके आए और मेरे दिल को फाड़ के खोल दे ताकि मेरे दिल को आराम पहुँचे। और तीर क्या है, एज़ ऑलवेज़ महबूब की खूबसूरत निगाह हो सकती है। तो शायद वो महबूब की निगाह का तीर अब काफ़ी नहीं है, वो और ज़्यादा तवज्जो चाहता है। वो चाहता है कि महबूब आए, भरपूर तवज्जो से अपनी तलवार का वार मेरे ऊपर करे और मेरे दिल को फाड़ के खोल दे। ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ अब उसकी मौत आ जाए और महबूब के हाथों वो कत्ल होके मरना चाहता है। इससे बड़ी, इससे ऊंची मौत उसके लिए कुछ और नहीं हो सकती। सो ही वेलकम्स दैट। तो छोटा मोटा ज़ख्म नहीं चाहिए उसको, बड़ा ज़ख्म चाहिए, तलवार का ज़ख्म चाहिए। नहीं ज़री आए राहत जराहत पैका, वो ज़ख्म तेग है जिसको कि दिल कुशा कहिए। जो मुद्दई बने उसके न मुद्दई बनिए, जो ना सज़ा कहे उसको ना सज़ा कहिए। मुद्दई कोई शख्स, कोई इंसान जो मुद्दा लेके आया हो, जिसने कोई मुद्दा खड़ा किया हो, दावेदार अदालत में आपके अगेंस्ट केस किया हो, या सम काइंड ऑफ ए प्लेंटिफ। तो यहाँ पे कोई आपका दुश्मन जो होगा उसको मुद्दई कहेंगे, जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो। ना सज़ा बुरा भला हो सकता है, अपशब्द हो सकते हैं। ना सज़ा कहना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को इंसल्ट करना या किसी की बेइज्जती करना, उसको ना सज़ा कहना कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो मुद्दई बने उसके ना मुद्दई बनिए, जो ना सज़ा कहे उसको ना सज़ा कहिए। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे इस शेर के अंदर एक मॉरल टीचिंग है, एक सबक सिखाया गया है, एक एथिकल मॉरल सीख इस शेर में दी गई है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है
तो फिर आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करें, आप वापस बदला ना उससे लें। कोई बुरा करता है तो वापस बदले में उसके साथ बुराई आप ना करें। डोंट बी वेंजफुल, ट्राई टू इग्नोर इट, या टेक द हाई मॉरल ग्राउंड। तो कहते हैं कि जो मुद्दई बने उसके ना मुद्दई बनिए, कि अगर कोई आपके अगेंस्ट मुद्दा खड़ा करता है, आपसे दुश्मनी करता है, तो वापस वापस में आप उसके साथ दुश्मनी ना करें, वापस उसके अगेंस्ट आप मुद्दई ना बन जाएं। जो मुद्दई बने उसके ना मुद्दई बनिए, जो ना सज़ा कहे उसको ना सज़ा कहिए। और अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, आपकी बेइज्जती करता है, तो आप वापस उसको बुरा भला ना कहें या इग्नोर कीजिए। अपने आप को उस दुश्मन के लेवल तक ना गिराइए, टेक द हाई मॉरल स्टैंड। और ऊपर वाला शायद उसको, कुदरत उसको सज़ा देगी, आप उसको इग्नोर करें, या तो उसको अपने कर्मों का फल मिलेगा। जो आपको, आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो अगर आप उसके लेवल पे गिर जाएंगे, कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे, तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे और बात आगे बढ़ेगी। बात को आगे और मत बनाओ। आप रिएक्ट नहीं करोगे तो शायद बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो एक इसको आप सरकास्टिक अंदाज में भी कह रहे हैं कि कोई somebody is giving an empty impractical teaching to somebody, right? कि इस दुनिया में ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपके साथ कोई दुश्मनी करे तो आप एक लिमिट तक ही उसको इग्नोर कर सकते हैं, फिर आपको रिएक्ट शायद करना पड़े, या रिएक्ट करने पे आप मजबूर हो जाएं। या तो एक सरकास्टिक अंदाज भी इसके अंदर हो सकता है कि लोगों को आपने हिदायत दी और लोग आगे से हंस पड़े, या कि क्योंकि ये प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। या तो आप कहते हैं कि चुप रहो, बदले में कुछ ना कहो, ऐसा नहीं हो सकता, क्या बेकार बात है। या तो इस रंग से, इस अंदाज से भी आप इस शेर को पढ़ सकते हैं कि एक बेकार की टीचिंग है। जो मुद्दई बने उसके ना मुद्दई बनिए, जो ना सज़ा कहे उसको ना सज़ा कहिए। तो आप कहते हैं कि ऐसा करें, हम ऐसा नहीं कर सकते, इस अंदाज में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कहीं हकीकतें जाँ काहिए मरज़ लिखिए, कहीं मुसीबतें ना साजिए दवा कहिए। हकीकतें जाँ काहिए मरज़, इसका मरज़ कहते हैं बीमारी को, तो किसी बीमारी की जानलेवा तकलीफ़ का हाल या उसकी सच्चाई, उसको कहेंगे हकीकतें जाँ काहिए मरज़। काह कोई कमज़ोर करने, बनाने वाला, बर्बाद करने वाली कोई चीज़ हो सकती है, तो हकीकतें जाँ काहिए मरज़, तो बीमारी की जानलेवा तकलीफ़ का हाल या उसकी सच्चाई। नासाजी, ना दरुस्ती, खराबी, मुखालिफत। नासाजी ये दवा, ऐसी कंडीशन जहाँ पे दवा का ख़राब असर हो रहा हो, या उसका उल्टा असर हो रहा हो, या फिर दवा का असर ही ना हो रहा हो। या तो कहते हैं कि कहीं हकीकतें जहाँ काहिए मरज़ लिखिए, कहीं मुसीबतें ना साजिए दवा कहिए। या तो अपनी ख़राब हालत को, अपनी ख़राब सेहत को यहाँ पे बयान गालिब साहब या आशिक कर रहा है। तो यहाँ अंदाज़ ऐसा लगता है कि जो हमारे कल्चर में आम किया जाता है, कई बार लोग बीमार होते हैं या उनकी आदत भी होती है कि आप पूछें तो वो अपनी बीमारियों का और दवाइयों का हाल ही बयान करते हैं। या तो लेकिन यहाँ पे शायद आशिक का या गालिब साहब का हाल शायद सच में बहुत बुरा है, तबीयत बहुत ख़राब है, और शायद कोई उनसे ज़बानी पूछ रहा है या ख़त लिख के किसी ने पूछा है, तो कहते हैं कि कोई अब हमारा हाल पूछे या ज़बानी पूछे या ख़त लिख के पूछे, तो हमारा जवाब क्या होता है, कहीं हकीकतें जाँ काहिए मरज़ लिखिए, कि कहीं या कभी हम अपनी बीमारी की जानलेवा तकलीफ़ों की हकीकत का जानलेवा तकलीफ़ों का हाल लिखते हैं, जो बीमारी हमें तकलीफ़ें दे रही है, ख़त में लिख के भेजते हैं। कहीं हकीकतें जाँ काहिए मरज़ लिखिए, या तो बीमारियों की जानलेवा तकलीफ़ों का हाल हम ख़त में लिख के भेजते हैं, या कहीं मुसीबतें ना साजिए दवा कहिए, और अगर कोई पूछने आए तो दवा की नासाजी की मुसीबत हम बयान करते हैं, या हम बयान करते हैं कि किस तरह दवाई बेअसर है या उल्टा ही दवाई का असर हो रहा है, और दवाई के बेअसर होने या उसके ख़राब असर का रोना हम लोगों के सामने रोते हैं अगर कोई हमारा हाल पूछने लग जाए। तो कहते हैं दो ही बातें अब रह गई हैं हमारे पास, अगर आप हमारा हाल पूछेंगे तो या तो हम अपनी बीमारी की तकलीफ़ों का हाल लिखेंगे, किस कदर वो हमारी जान निकाल रही है, या फिर किस कदर ये दवाइयाँ हमारे ऊपर उल्टा असर कर रही हैं, या दवाइयाँ किस कदर बेअसर हैं। यही बात हम आपको बयान कर सकते हैं, और कोई चीज़ हमारे पास कहने के लिए अब बाकी नहीं रही। इतनी बुरी तबीयत है
कि बीमारी का दुख और दवा दारू का रोना रोने के अलावा अब हमारे पास कहने को कुछ बाकी नहीं बना, सो हिज नहीं बचा, सो हिज डिजीज़ हैज़ प्रॉबली कंज्यूम्ड हिम। या और अब देखें, इससे यहाँ पे कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, सम ओपन क्वेश्चंस कैन अराइज हेयर कि पहले जब तंदुरुस्त थे तो फिर लोगों को कैसे अपना हाल बयान करते थे, इतने बीमार क्यों हुए, या और जिसको वो हाल बता रहे हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मौत आने वाली है, हो सकता है कि इश्क के गम सहते सहते उनकी ये हालत हुई है, या रोज़गार के गम सहते सहते ये हालत हुई है। बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्या महबूब आ जाए, महबूब के दीदार से उनका हाल बेहतर होगा। तो ये सारे सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। जिस्ट इसका ये है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, वो कहते हैं कोई हमारा हाल पूछे तो या तो हम अपनी बीमारी की मुसीबतों का, जानलेवा मुसीबतों का हाल लिख के भेजते हैं, या फिर दवाई के उल्टे असर का हाल हम बयान करते हैं, दवाई की के बेअसर होने की मुसीबतें हम बयान करते हैं। तो कहते हैं कि कहीं हकीकतें जहाँ काहिए मरज़ लिखिए, कहीं मुसीबतें ना साजिए दवा कहिए। कभी शिकायत रंज गिरा नशी कीजिए, कभी शिकायत रंज गिरा नशी कीजिए, कभी हिकायत सब्र गुरेज पा कहिए। तो पीछे पिछले शेर से मिलता जुलता शेर है। रंज कहते हैं दुख को, दुख दर्द को, गिरा नशी कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिल के अंदर घर करके बैठ गई हो, पक्का डेरा जिसने जमा लिया हो। या और शिकायत रंज गिरा नशी, तो उस दुख की शिकायत जो आपके अंदर या आपके दिल के अंदर घर बना के परमानेंटली वहाँ पे बैठ गया हो। या हिकायत कहते हैं किसी तरह की कहानी को, सब्र तो आपको पता ही है, पेशेंस, धैर्य, एंड्योरेंस। गुरेज पा जो आपसे दूर भागता हो, तेज़ी से कोई दूर भागने वाली चीज़। या तो पिछले शेर में उन्होंने अपना दुख दर्द बयान किया था, अपनी बीमारी, अपनी तबीयत का हाल बयान किया था, उससे मिलता जुलता शेर है। तो कहते हैं कि अगर कोई हाल पूछता है तो हम क्या जवाब देते हैं, कभी शिकायत रंज गिरा नशी कीजिए। कभी हम उस दुख की शिकायत करते हैं जो हमारे दिल में घर करके बैठ गया है, जाता नहीं, हमें छोड़ के जाता नहीं है। और कभी शिकायत रंज गिरा नशी कीजिए, कभी हिकायत सब्र गुरेज पा कहिए। और कभी उस सब्र की कहानी हम कहते हैं जो हमारा साथ छोड़ के जा चुका है, वो सब्र जो कि दुख दर्द की वजह से टूट चुका है, हमारे पास अब नहीं है, या हमसे दूर भाग के जा चुका है। या तो यही एक बातें अब हमारे पास कहने को रह गई हैं। कभी शिकायत रंज गिरा नशी कीजिए, कभी हिकायत सब्र गुरेज पा कही। रहे न जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कहे रहे न जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कटे ज़बान तो खंजर को मरहबा कहिए। खून बहा का मतलब है खून की कीमत, कंपनसेशन फॉर ब्लड और मर्डर। या तो ये कुछ कल्चर्स में ये रिवायत है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है तो जो विक्टिम है उसको या उसके परिवार को मुआवजा या कंपनसेशन दी जाती है। या तो जो कत्ल करने वाला है उसकी तरफ से ये कंपनसेशन विक्टिम की फैमिली को दी जाती है, उसको खून बहा कहते हैं। मरहबा एक्सप्रेशन है शाबाश, शाबाशी देने का, शाबाश ब्रावो, क्या कहना, वाह वाह। या तो महबूब आशिक पे जुल्म सितम ढाता है, मगर इश्क की रस्म ये है कि आशिक का काम शिकायत करना नहीं है। या तो बल्कि आशिक से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो महबूब का शुक्रिया अदा करे कि या महबूब शुक्रिया कि तूने मुझे तवज्जो दी और मेरे ऊपर जुल्म सितम तूने ढाए हैं। या तो और वैसे भी आशिक को दर्द की लज्जत पसंद है, तो महबूब के किए हुए जुल्म सितम वो सर आँखों पे रखता है, शुक्रिया अदा करता है महबूब को कि लाइक तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाए। या और महबूब इतना जालिम है कि वो आशिक का खून तक, कत्ल तक कर देता है, करने को तैयार रहता है। या और और अगर कभी आशिक शिकायत करे तो महबूब उसकी ज़बान काट देता है, इस कदर जालिम महबूब है। और जैसा मैंने कहा, आशिक से तवक्को, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो महबूब के जुल्मों का शुक्र मनाए, ही शुड बी थैंकफुल टुवर्ड्स द बिलवेड। या और जैसा मैंने कहा कि खून बहा देने की भी रस्म है कुछ कल्चर्स में। यहाँ आशिक का कत्ल हो रहा है और वो कह रहा है कि रहे ना जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कि अगर हमारी जान ना रहे, हमारा खून हो जाए, अगर महबूब हमारा खून भी कर दे, या
तो कातिल महबूब को खून बहा दिया जाना चाहिए, या खून बहा जिसका कत्ल होता है उसकी फैमिली को दिया जाता है, या लेकिन विक्टिम के परिवार को दिया जाता है। लेकिन यहाँ आशिक कहता है कि मेरा कत्ल करके महबूब ने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, या तो इससे बड़ी मौत मेरे लिए क्या होगी कि मैं महबूब के हाथों कत्ल हुआ। तो इसके लिए महबूब को खून बहा दिया जाना चाहिए। तो महबूब को खून बहा दिया जाना चाहिए, कत्ल करने वाले को खून बहा दिया जाना चाहिए। उसने मेरे ऊपर, मेरा कत्ल करके मेरे ऊपर एहसान किया है। आशिक कहता है रहे न जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कटे ज़बान तो खंजर को मरहबा कहिए। कटे ज़बान तो खंजर को मरहबा कहिए। और अगर हमारी ज़बान काट दी जाए या तो काटने वाले खंजर को शाबाशी दी जानी चाहिए, या उसके हुनर की तारीफ़ की जानी चाहिए। वाह वाह क्या काम तुमने किया है कि तुमने मेरी ज़बान ही काट दी। एक बार फिर सच्चे आशिक की दर्द की लज्जत को बयान किया गया है। वो अपनी खुशकिस्मती समझता है कि खूबसूरत महबूब ने उसकी ज़बान काट दी है या फिर उसका कत्ल कर दिया है। और एक सरकाज़म का रंग भी हो सकता है, मजबूर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा बस ज़ालिम हुक्मरानों के सामने, बादशाह के सामने नहीं चलता, या तो हमसे एक्सपेक्टेशन तवक्को ये है कि हम चुपचाप जुल्म सहें, बल्कि ये ज़ालिम हुक्मरान हमसे ये चाहते हैं कि अगर ये हमारे ऊपर जुल्म सितम ढाएँ तो हम बदले में उनका शुक्रिया अदा करें, या तो हम जुल्मों का भी एहसान माने, ये हमसे तवक्को रखी जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके, क्योंकि वो जब गालिब साहब थे इस दुनिया में तो वो ब्रिटिश राज का दौर था। मुझे नहीं पता कि ये शेर, ये गज़ल कब लिखी गई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो जुल्म सितम ढाए गए उनके बारे में ये शेर लिखा गया हो। आई एम नॉट श्योर, या लेकिन वो रंग उस सिचुएशन में आप इसको कोट कर सकते हैं, या कि जुल्म ढाने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका एहसान माने। और आशिक एज़ ऑलवेज़, अगर आप आशिक और महबूब के रंग से इसको पढ़ते हैं तो आशिक तो हमेशा एहसान ही मानता है कि महबूब ने उसकी ज़बान काट दी, उसके ऊपर जुल्म सितम ढाए, उसका कत्ल कर दिया। न रहे जान तो कातिल को खून बहा दीजिए, कटे ज़बान तो खंजर को मरहबा कहिए। नहीं निगार को उल्फत ना हो, निगार तो है, रवानी ये रविश व मस्ती ये अदा कहिए। निगार सजा हुआ खूबसूरत महबूब, खूबसूरत तस्वीर भी हो सकती है, यहाँ पे सजीला महबूब है। उल्फत कहते हैं मोहब्बत को। रवानी रविश फ्लो ऑफ द गेट, या तो महबूब की खूबसूरत मस्त चाल का जो बहाव है, जो अदा है, उसको रवानी रविश कहेंगे। या मस्ती ये अदा, अदाओं की मस्ती, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द बिलवड्स स्टाइल और मैनर। तो कहते हैं नहीं निगार को उल्फत ना हो, निगार तो है कि वो सजीला महबूब भले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो हर हाल में खूबसूरत महबूब ही रहता है, और उसकी खूबसूरती और सजावट में कमी नहीं आती है। इसलिए रवानी रविश व मस्ती ये अदा कही, तो उसकी मस्तानी चाल, उसकी अदाओं की मस्ती की तारीफ़ करनी ही चाहिए। तो एक आशिक के लिए ये लाजमी है कि वो हर हाल में महबूब की खूबसूरती और उसकी चाल और उसकी अदाओं की तारीफ़ करता रहे, भले ही महबूब उसको प्यार करता हो या ना करता हो। या तो महबूब आपसे मोहब्बत करे ना करे, या उसकी खूबियाँ कम नहीं होती, और आशिक का काम है हमेशा महबूब की तारीफ़ करते रहना, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी तवक्को के महबूब को इश्क करते रहना, उसकी खूबसूरती पे अपनी जान फिदा करते रहना, उसकी तारीफ़ करते रहना। या और अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर महबूब मोहब्बत भी करता तो क्या होता, तो शायद आशिक की जान ही निकल जाती। या तो महबूब का काम है आशिक को इग्नोर करना, वापस आशिक को इश्क ना करना। तो कहते हैं तुम शिकायत मत करो, तुम सच्चे आशिक का फ़र्ज़ निभाते रहो, खूब महबूब की खूबसूरत चाल और उसकी अदाओं की तारीफ़ करते रहो। या ये एक डेस्परेट कोशिश भी हो सकती है कि अगर हम सच्चे आशिक बने रहेंगे तो शायद कभी महबूब हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि अगर आपसे महबूब इश्क ना भी करे तो भी वो खूबसूरत सजीला महबूब ही रहता है, और आपका फ़र्ज़ है उसकी मस्तानी चाल और उसकी अदाओं की तारीफ़ करते रहना। नहीं निगार को उल्फत ना हो, निगार तो है, रवानी रविश व मस्ती ये अदा कहिए। नहीं बहार को फुर्सत ना हो, बहार तो है, नहीं बहार को फुर्सत ना हो, बहार तो है, तरावटे चमन व खूबिए हवा कहिए।
फुर्सत कहते हैं ठहराव को, यहाँ पे ठहराव या तरावट चमन, चमन की या बाग की ताजगी। तो वो कहते हैं कि माना कि बहार के मौसम को फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, नहीं होती, बहार में ठहराव नहीं है। या तो बहार का मौसम थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, और खिज़ां पतझड़ बड़ी जल्दी आ जाता है बहार के बाद। या मगर फिर भी चाहे चंद दिनों के लिए ही बहार आई है, लेकिन फिर भी वो बहार तो है ही। या और वो इस दुनिया को, चमन को खूबसूरत बना देती है बहार आके, खूबसूरत आबो हवा लेके आती है, खूबसूरत मौसम लेके आती है। इसलिए वो कहते हैं कि तरावटे चमन और खूबी ये हवा कहिए, कि अगर बहार का मौसम आया है तो चमन में जो ताजगी आई है, और हवा में जान देने वाली जो खूबी बहार लेके आई है, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहिए, या उठाना ही चाहिए। या पतझड़ आएगा तो आएगा, उसकी चिंता में इस बहार के मौसम के लुत्फ़ से अपने आप को महरूम नहीं रखना चाहिए। तो बहार तारीफ़ डिज़र्व करती है और वो तारीफ़ उसको मिलनी चाहिए। या और इस मौसम का मज़ा भी आपको लेना चाहिए। तो इसके अंदर एक सीख भी है, एक लेसन भी है कि जब तक मौका है ज़िंदगी का, जवानी का, बहार का लुत्फ़ उठाओ। जब खिज़ां आएगी, जब पतझड़ आएगा तो देखा जाएगा। या और अप्रिशिएट गुड थिंग्स इन लाइफ वाइल दे लास्ट। या और हवा का जो लफ्ज़ है वो तमन्ना के लिए, हवस के लिए, डिज़ायर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक रंग ये भी हो सकता है कि जब तक महबूब के लिए आपके दिल के अंदर तमन्ना है, तमन्ना रख सकते हो, तो उसको रखो, उसका लुत्फ़ उठाओ। शायद एक ऐसा मौका है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत ना हो कि तुम महबूब के लिए तमन्ना भी अपने दिल में रख सको। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि कहते हैं कि बहार का मौसम है तो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, उसका लुत्फ़ उठाया जाना चाहिए। नहीं बहार को फुर्सत ना हो, बहार तो है, चाहे वो चंद दिनों के लिए ही ठहरती है बहार, लेकिन वो बहार तो है। नहीं बहार को फुर्सत ना हो, बहार तो है, तरावटे चमनो खूबिए हवा कहिए। और ये आखिरी शेर देखें कि सफ़ीना जब कि किनारे पे आ लगा गालिब, खुदा से क्या सितमो जोरे ना खुदा कहिए। सफ़ीना कहते हैं कश्ती को, नाव को, बोट को, ना खुदा मल्लाह जो सेलर है, जो बोटमैन है, जो कश्ती चलाने वाला है। सितम व जौर ना खुदा, ना खुदा के जुल्म और उसकी ज़्यादतियाँ, जुल्म व सितम। सफ़ीना जब किनारे पे आ लगा गालिब, खुदा से क्या सितम व जौर ना खुदा कहिए। तो कहते हैं कि यह गालिब जब हमारी कश्ती किनारे पे फाइनली लग ही गई है, हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए हैं, दरिया हमने पार कर लिया है, अपने मकसद को पा लिया है, मंजिल को पा लिया है, तो फिर सफ़र में इस मल्लाह ने, इस नाखुदा ने जो हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढाए हैं, उनकी शिकायत हम खुदा से क्या करें। या क्या फ़ायदा, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। जब मुसीबतें सफ़र में जो गुज़री हैं उनको भुला देना ही बेहतर है। जब हम कश्ती हमारी पार, दरिया के पार आ गई है, किनारे लग गई है, तो फिर अब जो सफ़र में मुसीबतें आई, जो ना खुदा ने जुल्म और सितम हमारे ऊपर ढाए हैं, उनकी शिकायत खुदा के सामने करने का क्या फ़ायदा है। उनको भूल जाओ, डोंट होल्ड ग्रजेस। या और अब इससे भी देखें सवाल भी पैदा होते हैं कि ना खुदा ने बीच मझधार में क्या क्या जुल्म और सितम लोगों के पे ढाए हैं, मिर्ज़ा गालिब पे ढाए हैं। और ना खुदा कौन है, ये भी एक ओपन एंडेड सवाल यहाँ पे पैदा होता है। और जब बीच मझधार में कश्ती थी तो क्या क्या गालिब के मन में आया होगा, जुल्म और सितम जब उसको सहने पड़े होंगे, बेइज्जती सहनी पड़ी होगी, तो सोचा होगा कि बदला लेंगे, खुदा के सामने शिकायत करेंगे अगर हम ज़िंदा बच गए इस सफ़र में तो। या और लेकिन बीच मझधार ज़बान को चुप रखना पड़ा होगा, या क्योंकि वहाँ पे तो नहीं लड़ाई कर सकते। आप कश्ती डूब सकती है अगर आप बीच में लड़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन जब किनारे पहुँच गए तो शायद फिर शुक्र मनाने का रंग भी है कि ये भी खुदा की रहमत है कि इतने ज़ालिम ना खुदा के होने के बावजूद हमारी कश्ती किनारे पे पहुँच गई। हम बीच में भी डूब के मर सकते थे। या तो अब शिकायत नहीं करनी चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, चुप रहना ही ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग है। क्या कहिए, ये एक सवाल भी हो सकता है, शिकायत का रंग भी हो सकता है कि क्योंकि खुदा चाहता तो ना खुदा के जुल्म बीच मझधार भी रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो वो कह रहे हैं कि क्या, अब क्या कहिए, मतलब क्या फ़ायदा, जब टाइम था तो जुल्म और सितम खुदा ने नहीं रोके, अब जब हम मंजिल पे पहुंच गए तो अब शिकायत क्या करें। ये भी हो सकता है, सवाल भी हो सकता है कि क्या आप करोगे, ओपन एंडेड है कि तुम खुदा से शिकायत करोगे कि नहीं। क्या कहिए में वो रंग भी है।
लेकिन ओवरऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग ये है कि जो गुज़र गया उसको भूल जाओ, लोगों की बुरी हरकतों को माफ़ करो। यही इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज लगता है कि अब जब तुम्हारी बात बन गई है, किनारे पे तुम्हारी कश्ती लग गई है, तो अब ना खुदा के जुल्मों सितम की शिकायत खुदा के सामने करने का क्या फ़ायदा। सफ़ीना जब कि किनारे पे आ लगा गालिब, खुदा से क्या सितम और जौर ना खुदा कहिए। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।